माइक कौन है? माइक देख लो, देख लो माइक कौन है। चलिए देखते हैं अपन अपना जो टॉपिक है वो लगाइए नेक्स्ट, शास्त्रीय ऑब्लिक परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय ऑब्लिक परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय ऑब्लिक परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था इसके जो प्रतिपादक थे वो थे आई.पी. पावलोव। वो कौन थे? आई.पी. पावलोव। आई.पी. पावलोव माने लाडलो इवान पेट्रोविच पावलोव। ये उस दिन अपन ने जब अपने छुट्टी थी, बहुत कम बच्चे आए थे, तब अपन ने इसको समझा था, इवान पेट्रोविच पावलोव। अब देखिए, इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में कुछ बातें कही जाती है कि इवान पेट्रोविच पावलोव खुद कहाँ के थे? ये रूस के थे। रूस के क्या थे? ये पैसे से डॉक्टर थे। रूस के तो ये निवासी थे और पैसे से ये क्या थे? डॉक्टर। पैसे से ये क्या थे? रूस के निवासी, पैसा था इनका डॉक्टर। धंधा करते थे ये डॉक्टर का, काम धंधा डॉक्टर का था। और डॉक्टर भी कौन से हॉस्पिटल में थे? तो ये मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल के। धन्यवाद सर। मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। लिखते जा। मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर। मिलिट्री हॉस्पिटल के क्या थे डॉक्टर? क्या रेड पेन? ब्लैक? व्हाइट दिख नहीं रहा? चल, ये बैकग्राउंड देखो, ये इधर से चेंज होता है। ये इधर गए, सेटिंग में गए, और इसका ये डिफॉल्ट ड्राइंग, ये ड्राइंग, अच्छा अच्छा, ये रहा बैकग्राउंड कलर इधर से। अब ये कर दिया मैंने जैसे ये वाला, लेकिन ये एक सेकंड रुको, दूसरा ले लेते। फिर डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर जैसे ले लिया अपन ने ब्लैक। अब ब्लैक हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी कुछ स्टोरी। चलो छोड़ो इसको। मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। ब्लैक लेके देख लेते ना, ब्लैक चलाते ना या लाड लो, अलग अलग एक्सपीरियंस लेते। मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर मतलब फौजिया का हॉस्पिटल में ये डॉक्टर आला गेड़ा। अब ये डॉक्टर काई चीज का स्पेशलिस्ट के का? पाचन क्रिया विशेष, वो दिखाई दे, पाचन क्रिया। वैसे भी आज शनिवार है, भले के जो शुभ है, पाचन क्रिया विशेष है। ठीक है लाड लो, ये बात इसमें कही गई थी। चल, अब इन्होंने प्रयोग किस किस पे किया उसके बारे में भी कुछ डाटा आता है। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। कुत्ते पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। लिखते जाओ। अब आपको क्या करना है, इसके में ये कुत्ते पर प्रयोग कर लिया इन्होंने। पाचन क्रिया रोग विशेषज्ञ थे। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? इनका टाइमिंग बता देता हूं। 1904 ईस्वी में सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इनको 1904 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत इतना पॉपुलर, इतना फेमस था कि इन्हें रूस का चिकित्सा के क्षेत्र का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। रूस का
चिकित्सा के क्षेत्र का रूस का चिकित्सा के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने, है 1904 में। और रूस का चिकित्सा के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में इन्हें मिला। 20 साल लिखी तो पकड़ा दियो पुरस्कार। उन्नीस सौ 4 ईस्वी में मिला भाई। चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें अपन कुछ डाटा लिखेंगे कि इस सिद्धांत के क्या क्या उपनाम है, अन्य किन नामों से इसको जाना जाता है। चलिए आगे ले लो। अरे वाह, ये ऊपर घिसकता है, छोटा बड़ा भी होता है। ठीक है, सेम नोट 3। आपने एक चीज नोटिस की, बड़ी बड़ी कोचिंगों में यही सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं, समझे। नीचे यहाँ से तो पहचाने होंगे, वो ऐसे चूज करते हैं यहाँ से कलर, वो मार्कर से, देखो ये वाला दिखाई दिया, ये नोट 3 है। ये पीसी एक्सेप्ट करता है इसको, समझ गए। जो बोर्ड विंडो में चलता है ना, उस बोर्ड में ये नोट 3 और नोट 5 चलते हैं। चलिए आगे करें। अब लिखते हैं इसके कुछ उपनाम कि इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम, इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता। पहले अपन बढ़िया सी लगाते हैं हेडिंग, उपनाम। इसके क्या क्या उपनाम, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। इसको देखो, एक पूरे सारे नाम लिख देता हूं इसमें। शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन तो कहते ही हैं। इसको परंपरागत अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इसको किस नाम से जाना जाता है, क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है इसको, क्लासिकल थ्योरी। इसको संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंध प्रत्यावर्तन का। अब देखिए, चूंकि ये यूरोप के आदमी थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इनको यूरोपियन विद्वान भी कहा जाता है। यूरोपियन कंट्री है, पेट्रोविच पावलोव को शरीर क्रिया शास्त्री, इन शरीर क्रिया शास्त्री वे यूरोपियन विद्वान आदि नामों से भी जाना जाता है। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नोट के अंदर ही दूसरा पॉइंट लगाएंगे।
दूसरा ये है कि इन्होंने सिद्धांत दे तो दिया, लेकिन इनके सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में किसने स्थापित किया, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 नंबर पॉइंट है, वो आपको हाईलाइट करना है सीधा सीधा, और एग्जाम में डायरेक्ट टपकेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि आईपी पावलोव के सिद्धांत को, ठीक है, या फिर यह जो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को, या इवान पेट्रोव, ऐसे लिखो, आईपी पावलोव के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में किसने स्थापित किया या शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया, लेस्टर एंडरसन। तो देखो आईपी आईपी पावलोव के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लेस्टर एंडरसन ने स्थापित किया। चलिए अब अपन करेंगे प्रयोग। अब प्रयोग होगा, अब देखो अब प्रयोग के दौरान क्या क्या हुआ। प्रयोग किस प्रकार से किया गया, अभी साथ के साथ प्रयोग को याद भी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा अटक रहा है ना, थोड़ा सा, बस यहां तक लिख दिया। चल आराम से सीखेंगे इसको। देखिए अब इसमें ध्यान रखना, एक भोजन है, एक घंटी है, एक लार का आना है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो चित्र भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो चित्र कैसा था। एक देखिए अपन वो चित्र बताते हैं ताकि आपको और गहराई से चीजें समझ में। ये नेट कनेक्ट है ना, ठीक। कुत्ते को किस प्रकार से बांधा, लार है वो कहां पे कैसे आएगी। तो आई पी पावलोव ये इसका सबसे द बेस्ट चित्र में से एक है। ये कुत्ते को ऐसे बांध देता था। कहां गया कुत्ता, ये रहा इधर। ये घंटी, समझ में आई बात। ये पहले भोजन को देखता और ऐसे क्या करता था, लार टपकाता था। उसके बाद में इसने ऐसे घंटी बजाई, घंटी बजा करके ऐसे भोजन रखा तो इसने लार टपका दी। तो वो रोज घंटी बजाता, घंटी बजाने के 5 से 8 सेकंड बाद उसके आगे भोजन रखता और वो ऐसे लार टपका देता। उसके बाद टाइम ऐसा आया कि वो घंटी बजाता और वो क्या कर देता, लार टपका देता। बात समझ में आई क्या। अब उसने कुत्ते को बांधा कैसे प्रयोग करने के लिए, ठीक है। कुत्ता किधर गया यार, ये रहा। अब देखो इसने ये इमेज यहां बता रखी है आपको, थोड़ा इधर ऐसे करते हैं। कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये दिखाई दे रहा ना, ये ऊपर नीचे एड ज्यादा आ गए। अब आप देखो कुत्ते को ऐसे बांध दिया और ये इधर इसके यहाँ पे ऐसे क्या कर दी, ये पाइप लगा दी। पाइप इधर से आके ऐसे यहाँ पे ये कुत्ते की लार इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या रख दिया, वो भोजन वाला सिस्टम रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे बढ़िया तरीके से इस कुत्ते को यहाँ पे बांध दिया। इस कुत्ते को अपन यहाँ से उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। शायद कुत्ता यहाँ पे आ जाए। नहीं,
इधर अलाउ नहीं कर रहा, इधर नहीं आएगा। अब वो खुद कहाँ बैठता था, यदि आपको ऐसे लग रहा है कि वो प्रयोग करते थे तो वो खुद कहाँ रहते थे, तो खुद देखो भाई साहब, ये रहे, ये आईपी पावलो ऐसे बैठते थे, सारा सिस्टम लगा के सेट करके, और ऐसे कुत्ते को बांध गए और भाई साहब बैठ गए सामने। कितनी लार आवे, कम आवे, ज्यादा आवे, कण आवे, काम ही हो। समझ में आएगी बात, हाँ दिमाग में इमेज बन गई ना, अब थान सब समझ में आ जाए। देखिए अब उतो कहाँ, अब अटापा लिखने शुरू करा कि किया लार टपकती, किया लार नहीं टपकती। जैसे अब अपन लिखेंगे प्रयोग के चरण, एक एक चरण में स्पर्श करा, आगे बढ़ा। चलिए हेडिंग लगाते हैं प्रयोग के चरण। चल जा चल जा चल जा ताऊ चल जा। प्रयोग के चरण। अब नंबर 1 पॉइंट लगाओ, अनुकूलन से पूर्व, जब कुत्ते का घंटी के साथ अनुकूलन हो ही नहीं रखा है, देखिए इसमें 3 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी अनुकूलन से पूर्व। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रयोग ऐसे कुत्ते को बांधा और सामने लाके रखा भोजन, कुत्ते ने लार टपकाई, तो भोजन क्या है, भोजन मैंने बताया था क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। और ये भोजन किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये कैसा है आपका अनानुबंधित उद्दीपक, मतलब अनुबंधित, कहीं से बंधा हुआ नहीं, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब UCS। तो चलिए इसको लिखते हैं अपन यहां पर बढ़िया तरीके से। अनुकूलन से पूर्व, नंबर 1, अनुकूलन से पूर्व। अनुकूलन से क्या है, ये पूर्व, अनुकूलन से पूर्व पहला चरण है। प्रयोग के चरण में चरण नंबर 1, अनुकूलन से पूर्व उसने कुत्ते को भोजन दिया, रखा सामने, और उसने लार को टपका दिया। लार का टपकना, लार आ गई, मतलब भोजन क्या है, भोजन UCS से फुल फॉर्म लिखें तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, स्टिमुलस है, ऐसे है, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब अनानुबंधित क्या है, ये उद्दीपक है, बंधा हुआ नहीं, नेचुरल चीज है, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक है। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। अब इस भोजन को देखकर कुत्ते के लार आ रही है, तो भी ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, मतलब भोजन को देखेगा तो लार टपकेगी, सीधी बात। तो लेकिन लार टपकना क्या है, अनुक्रिया है, मतलब UCR है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसको क्या बोलते हैं, अनानुबंधित, ये किसी से बंधा हुआ नहीं है, अनानुबंधित, अभी किसी के साथ अनुबंधन नहीं हुआ है लार का ना, तो अनानुबंधित अनुक्रिया है, और ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। चलो लिखो इसको, फटाफट लिखो। पहले चरण में कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है, सामने केवल भोजन प्रस्तुत किया जाता है तथा कुत्ता लार टपकाने लगता है। तथा कुत्ता लार टपकाने लगता है।
आ गया। अब देखिए होता क्या है दूसरे चरण में। अब सेकंड चरण आएगा, ध्यान से समझना है, ये बहुत काम का है। सेकंड चरण है अनुकूलन के दौरान, वो तो था अनुकूलन से पूर्व है, अब अनुकूलन के क्या है दौरान, मतलब अनुकूलन अपन करवाएंगे कैसे। अनुकूलन के दौरान क्या किया जाता है, घंटी बजाई जाती है, भोजन रखा जाता है और कुत्ता लार टपकाता है। तो अब ये क्या करेगा, पहले यहां पर घंटी बजाएगा, घंटी बजाने के साथ ही इसके 5 सेकंड बाद, 5 से 8 सेकंड के बाद भोजन प्रस्तुत करेगा, और भोजन प्रस्तुत करने के साथ ही उसके क्या आ जाएगी लार। ये है आपके अनुकूलन के दौरान की प्रोसेस। अब भोजन तो स्वाभाविक उद्दीपक है, आप लोगों को पता है कि सर ये भोजन तो स्वाभाविक उद्दीपक है, यूसीएस है, और ये अभी यूसीआर है सर, कुत्ते को भोजन को देख के आ रही है, लेकिन ये क्या है सर, ये कंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, सीएस है, कंडीशनड स्टिमुलस है। तो चलिए इसको लिखते हैं। अभी पर्सन कहां कहां से बनेगा वो भी बताऊंगा। अस्वाभाविक कंडीशनड स्टिमुलस, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आईपी पावलोव के या शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का जो सिद्धांत देने वाले आईपी पावलोव ने जब कुत्ते पर प्रयोग किया तो निम्न में से अस्वाभाविक उद्दीपक था भोजन, लार, घंटी, इनमें से कोई नहीं, घंटी। ठीक है, अनुकूलन के दौरान स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने में के बीच में कितना समय रहना चाहिए, अनुकूलन का समय कितना है, मतलब अनुकूलित समय कितना है 5 से 8 सेकेंड। ऐसे इसमें क्वेश्चन बनेगा। आईपी पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में किसने स्थापित किया, लेस्टर एंडरसन। ठीक है, रूस का चिकित्सा के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में किसको दिया गया, आईपी पावलोव। आईपी पावलोव थे ऑप्शन ए रूस के निवासी, ऑप्शन बी मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर, ऑप्शन सी शल्य क्रिया पाचन क्रिया विशेषज्ञ, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ऐसे इसमें क्वेश्चन बनेगा, अभी तक जितना पढ़ा है ना उसमें से ऐसे बनेगा, आगे का और बताऊंगा, लिखो आप। अनुकूलन के दौरान अनुकूलन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक व स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य 5 से 8 सेकंड का अंतर रखा जाता है। ये लो, चलिए अब ये तो हो गया अनुकूलन। अब बार बार ऐसे इसने घंटी बजाई और भोजन दिया और लार आ रही थी, तो उसके बाद में क्या हुआ, अनुकूलन के बाद। अब अनुकूलन के बाद क्या होगा, नंबर 3, अनुकूलन के बाद ऐसी स्थिति हो गई
कि घंटी बजाई, ला टपका दी। ठीक है, अनुकूलन के बाद में उसने घंटी बजाई, भोजन दिया ही नहीं, और कुत्ते ने क्या टपका दी, ला। अब मुझे बताओ आप थोड़ा दिमाग लगा के कि ये घंटी क्या है लाडलो? सीएस है, कंडीशन स्टिमुलस है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया क्या होती है, अस्वाभाविक। तो ये अब लार अब क्या बन गई, सीआर। अनुकूलन होने के बाद में ऐसी स्थिति आ जाती। तो इस प्रयोग से आईपी पावलोव ने क्या निष्कर्ष निकाला? आईपी पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि जब प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुकूलित कर दिया जाता है, अब ई कुत्ता को ई घंटी के साथ कहां हुई गो, अनुकूलन हुई गो। ठीक है, तो यदि किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को मतलब किसी प्राणी को अस्वाभाविक जो होता है ना अस्वाभाविक उद्दीपक, उसके प्रति अनुकूलित कर दिया जाता है, तो उस पर उसका प्रभाव स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगता है। कुत्ता अस्वाभाविक उद्दीपक जो घंटी है उसके साथ अनुकूलित हो गया, अब घंटी का प्रभाव है वो कुत्ते पर ठीक वैसे ही आ रहा है जैसा भोजन के साथ आ रहा था। भोजन से भी लार टपका रहा था, इससे भी क्या है, लार। अब इससे कई चीजें देखने को मिली, जैसे छोटा बच्चा है वो सांप से डरता है, तो प्लास्टिक का सांप ला के रख दिया। अब वो एक्चुअल में सांप था, वो स्वाभाविक उद्दीपक था, अब है वो क्या है, ऐसा। लेकिन फिर भी बच्चे पर उसका प्रभाव कैसे आ रहा है, स्वाभाविक की तरह, क्योंकि कुत्ते का बच्चे का उसके साथ क्या हो चुका है, अनुकूलन हो चुका है। यदि मास्टर एक दिन डंडे से बच्चे की कुटाई कर दे, दूसरे दिन सिर्फ डंडा रख के और बैठ जाए, तो भी बच्चे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। समझ में आई बात? ऐसे कई चीजें हैं। तो ऐसे अनुकूलन के द्वारा अपन बच्चों में से गलत आदतें हटा सकते हैं, गलत आदतें पैदा कर सकते हैं, बच्चे में किसी भी चीज के प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं, और किसी भी चीज को लेकर के घृणा पैदा कर सकते हैं। इससे किसी भी विषय को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। समझ में आई बात? तो जब आप ट्रिक बनाते हो और उसे याद करते हो, तो ट्रिक के साथ आपका अनुकूलन होता है। समझ में आई ना बात? जैसे बच्चा के से कबूतर बोलता है, तो बच्चे को जल्दी याद होता है। लेकिन यदि आप बच्चे को बोलो बोल के से कैल्शियम, अब बच्चे के दिमाग में कैल्शियम की क्या नहीं बनती, इमेज नहीं बनती। इमेज नहीं बनती तो वो अनुकूलित नहीं होता, अनुकूलित नहीं होता तो मामला आगे बढ़ता ही नहीं, वरना उसको कबूतर, खरगोश ऐसे। इसीलिए छोटी क्लास की जो विषय वस्तु है वो ज्यादा से ज्यादा डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है, ताकि बच्चा अपने आप उसके साथ क्या करे, कनेक्ट करे। और इसीलिए कहा गया है किसमें, जो अपने आरटी की धाराओं में कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा है वो बच्चे को उसकी मातृभाषा में दी जाए। मतलब बिन मारवाड़ी में पढ़ाणो, कहीं हिंदी में पढ़ाणो, कहीं मारवाड़ी में पढ़ाणो, ताकि वो काई करे, लैंग्वेज ने एडॉप्ट करे, वो अनुकूलित हो जाए, बिन यहाँ लागे रात दिन की चीज है। समझ में आई बात? जैसे अभी आपको राजस्थान जी के पढ़ाया जा रहा है, आप फिर भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो, हाँ जैसलमेर है, बाड़मेर है, जन यहाँ लागे कि हाँ घर को ही है। अब यार जानता नहीं यार पढ़ाओ ग्वालियर को पढ़ावे, यानी कि ग्वालियर में कोई चोटी। अब जानते हैं एमपी खुद ने कनेक्ट करी कौन को, आपको ऐसे बोला जाए होशंगाबाद में एक नदी ऐसे हो के ऐसे जाती है ऐसे। अब घणो ही होशंगाबाद ही कौन देखेड़ो, तो बांसवाड़ा की देखेड़ो, पर तो भी बांसवाड़ा यहाँ लगे, क्योंकि बचपन से आपको कैसे सिखाया गया है, वैसे ही सिखाया गया। समझ में आई ना बात? इसीलिए ये सब जगह लागू होता है। इस सिद्धांत को बहुत डीपली अप्लाई करके देख लेना, ये अनुकूलन हो रखा है। ऐसे ही बचपन से लेकर आज तक अपना कई चीजों के प्रति क्या हो चुका है, अनुकूलन हो चुका है। समझ में आई ना बात? ये जैसे आपको कोई धर्म विशेष को लेकर के आपको कोई चीज बचपन से कही गई है, तो आप बड़े हो जाओगे आपको वैसा ही लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे आप वो छोटे थे तो आपको ऐसे बोला गया कि ये जो बाबा होते हैं दाढ़ी बढ़ाए हुए ऐसे सिर बांधे हुए, ये झोले में डाल के ले जाते हैं किसी को जो ज्यादा बदमाशी करता है ऐसे, तो आप देख लेना आज के दिन भी आपको उनको देखकर पॉजिटिव फील नहीं आती, आपको ऐसे ही लगता है कि सूंगा क्या, ये नहीं पीछे पीछे ले जाए, है कि नहीं? तो वो क्या हो चुका है, आपका अनुकूलन हो चुका है। चलिए, तो अब इससे कुल मिला के आप बात समझ गए।
तो आईपी पावलोव ने अपने सिद्धांत से निष्कर्ष निकाला कि आईपी पावलोव ने अपने सिद्धांत, अपने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि ये निष्कर्ष निकाला कि से ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुकूलित कर दिया जाए तो इसका प्रभाव भी स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आता है। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, अभी बताऊंगा। भी स्वाभाविक, किसी के कॉपी थाली जमा, स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आता है। इसे ही संबंध प्रत्यावर्तन कहते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे ही संबंध प्रत्यावर्तन कहते हैं। अपन ने लिखा ना उपनाम में संबंध प्रत्यावर्तन, इसे ही संबंध प्रत्यावर्तन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत ज्यादा इसके ऊपर। इसे ही संबंध प्रत्यावर्तन कहा जाता है। और इससे कार्यों में सरलता आती है। तो संबंध प्रत्यावर्तन से क्या होता है? कार्यों में सरलता आती है। दो चीजें इंपॉर्टेंट, और इससे कार्यों में सरलता। और इससे कार्यों में सरलता आती है। लिखो, अब अपन इसकी एक एक चीज पढ़ेंगे। अब देखिए, घंटी बजा रहा है और कुत्ता लार टपका रहा है, लेकिन कुत्ते को 2-3 दिन तक ऐसा ही किया जाए। मतलब यदि आप सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करें और स्वाभाविक उद्दीपक उसके सामने ना लाएं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? अनुकूलन का क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। तो विलोपन, चलिए यहां पे लिखेंगे विलोपन के बारे में। जब प्राणी के सामने लगातार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाता है, मतलब खाली घंटी बजावे, उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाता है, तो उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाता है तो अनुकूलन का विलोप हो जाता है। अनुकूलन समाप्त हो जाता है। इसे ही विलोपन कहते हैं। अगला है सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण क्या है?
सामान्यीकरण ये है कि आईपी पावलोव भाई साहब प्रयोग कर रहे थे और ये अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में घंटी बजा रहे थे। अब मान लो अस्वाभाविक उद्दीपक के जैसा मिलता जुलता कोई अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक यदि पास में प्रस्तुत हो जाता है या सामने प्रस्तुत हो जाता है तो उसका प्रभाव भी ओरिजिनल जो अनुकूलित उद्दीपक था उसके समान ही आता है। एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हमारे कंप्लेंट दर्ज कराइए। गाँव रोल है सर। हाँ हाँ टोल से 4-5 किलोमीटर है। आपको है ना एक लोकेशन भेज देंगे हम, है ना, उससे आ जाना। ठीक है ठीक है, इन्हीं नंबर पर भेज देंगे। ठीक, एक सेकंड रुकना ना। अब देखो सामान्यीकरण क्या है, जैसे मान लो कोई घंटी वगैरह है, उसके पास में जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसने अपनी साइकिल की घंटी बजाई तो उसका प्रभाव भी कुत्ते पर, कुत्ता क्या कर देगा, उसमें लार टपका देगा। तो इसमें लिखना शुरू करो, लिखो यदि अस्वाभाविक उद्दीपक से मिलता जुलता, अस्वाभाविक उद्दीपक से मिलता जुलता कोई अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत होने पर भी, अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत होने पर भी कुत्ता या ओब्लिक करके लिखो प्राणी, प्राणी कोई भी हो सकता है अपने, है ना। फिर से लाइन क्या, लैंग्वेज क्या थी? यदि अस्वाभाविक उद्दीपक से मिलता जुलता अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत होने पर प्राणी मुख्य अस्वाभाविक उद्दीपक, इसके आगे कोष्टक में लिख देना अनुकूलित उद्दीपक, अनुकूलित अस्वाभाविक उद्दीपक है ये, मतलब इसके साथ अनुकूलन हो रखा है। अनुकूलित अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुकूलित अस्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया प्रकट करता है। कुत्ता ओब्लिक प्राणी मुख्य अस्वाभाविक उद्दीपक, आगे लिखना कोष्टक में, अनुकूलित उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया प्रकट करता है। लिख दिया? नहीं लिखा तो देखो अभी मैं लिख रहा हूं। चलो लिख दिया क्या? ठीक। इसका मतलब यह था कि यदि आपका कोई अस्वाभाविक उद्दीपक है, वह अस्वाभाविक उद्दीपक जिसके प्रति आपने अनुकूलन करवा रखा है, तो ऐसा अस्वाभाविक उद्दीपक क्या कहलाता है? अनुकूलित अस्वाभाविक उद्दीपक। मतलब ऐसा अस्वाभाविक उद्दीपक जिसके साथ आपने क्या कर रखा है? अनुकूलन। अब यदि इससे मिलता जुलता कोई आप अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक कुछ भी प्रस्तुत कर दिया इससे मिलता जुलता, तो जो प्राणी होता है वो मुख्य अस्वाभाविक उद्दीपक के समान ही क्या करता है? अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब कुत्ता घंटी के साथ अनुकूलित है, घंटी बजाने पर लार टपका रहा है, यदि आप उससे मिलती जुलती कोई बार मान लो वो प्रयोग कर रहा था और बार मान लो किसी ने, आइसक्रीम वाले ने घंटी बजाई, कुत्ते ने क्या कर दी? लार टपका दी। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन। कुत्ते का क्या हो चुका है? सामान्यीकरण।
ये पढ़ाते थे तब हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे। हमारे गुरुजी बोलते थे कि बेटा एक बार क्या हुआ, एक नई नई दुल्हन है, वो अपने क्या आई, ससुराल आई। ससुराल आई तो उसकी सास ने बोला कि देख बेटा मैं तेरी माँ की तरह हूँ, है कि नहीं, तू मुझे अपनी मम्मी ही समझना, है कि नहीं। अब इसमें भी बड़ा लोचा होता है कि मम्मी ही समझना मीन्स मम्मी नहीं हूँ बट तू समझना। ऐसे भी बोल सकती थी ना कि मैं तेरी मम्मी हूँ, है कि नहीं, कि मैं मुझे तू अपनी मम्मी समझना, ये देख ये तेरे ससुर जी हैं, इनको तू अपने पापा ही समझना। बोला जाता है कि लड़की के बाद में शाम को हस्बैंड आया, बोले भैया आ गए खाना लगा दूं क्या, तो उसके क्या कर लिया उसने, जनरलाइजेशन कर दिया। ऐसा हमारे गुरुजी बताते थे जब सामान्यीकरण बताते थे तब, है कि नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि सिमिलर चीजों के प्रति क्या करते हैं, वैसा ही नेचर शो करते हैं। तो ये होता है आपका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। आगे बढ़िए, अगला लिखिए, सामान्यीकरण हो गया, अगला क्या हो जाएगा, स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ लिखो, स्वतः पुनर्लाभ, स्वतः स्वतः, या फिर एक सेकंड रुको, स्वतः पुनर्लाभ बाद में डाल देना, यदि हेडिंग लगा दी तो 4 लाइन छोड़ देना। लिखो विभेदीकरण, विभेदीकरण 4 लाइन के ही हैं दोनों टॉपिक। पहले ये थोड़ा ठीक रहता है। इसमें क्या होता है कि यदि बार बार मान लो कभी आइसक्रीम वाला घंटी बजाता है, कभी आईपी पावलो का बच्चा साइकिल की घंटी बजा देता है, तो धीरे धीरे कुत्ता है ना वो क्या करेगा, समझ जाएगा। कुत्ता समझेगा कि खाना सुबह शाम आता है, ठीक है। आइसक्रीम वाली घंटी दोपहर को बजती है, कभी भी बजती है, उसके बाद खाना नहीं आता है। लेकिन जब सुबह शाम घंटी बजती है तो अपनी घंटी ऐसी है, साइकिल वाली घंटी थोड़ी ऐसी है, आइसक्रीम वाले की ऐसी है, तो और मोबाइल की बजती है वो अलग है। समझ में आई बात। तो फिर क्या होता है, वो कुत्ता धीरे धीरे इतना ध्यान से अनुकूलित हो जाता है कि वो समान प्रकार के अस्वाभाविक उद्दीपकों में क्या कर सकता है, भेद कर लेता है। समझ में आई बात। इसे ही क्या कहते हैं, विभेदीकरण। मतलब प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति इतना ध्यान से अनुकूलित हो जाता है कि वो समान प्रकार के दिखाई देने वाले अस्वाभाविक उद्दीपकों में भेद कर सके। यही क्या कहलाता है, विभेदीकरण। लिखो, विभेदीकरण में लिखो, लिखो जब एक प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, जब एक प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ इतना अधिक ध्यान से, जब एक प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ इतना अधिक ध्यान से अनुकूलित हो जाता है, इतना अधिक ध्यान से अनुकूलित हो जाता है इतना अधिक ध्यान से अनुकूलित हो जाता है कि वो उसी के बिल्कुल समान, कि वो उसी के बिल्कुल समान अस्वाभाविक उद्दीपकों में भेद कर सके। उद्दीपकों में क्या कर सके, भेद कर सके। भेद कर सके, यही विभेदीकरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, विभेदीकरण। अब लगाओ हेडिंग स्वतः पुनर्लाभ, स्वतः पुनर्लाभ या स्व प्रकटीकरण। स्वतः पुनर्लाभ या स्व प्रकटीकरण। अब देखिए, मान लो विलोपन हो गया, अनुकूलन समाप्त हो गया, उसके बाद में कोई घंटी वगैरह नहीं बजाई, कुछ भी ना
सब छोड़ दिया। फिर मान लो अचानक से एक दिन अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया, घंटी बजाई, तो कुत्ता तुरंत क्या कर देगा, लार टपका देगा। मतलब जो विलोपन हो रखा था तो वो अचानक से क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, स्वतः पुनर्लाभ या प्रकटी। मान लो गुरुजी ने एक बार बच्चों की जमकर के कुटाई की, उसके बाद वो डंडा लाके रखते थे, बच्चे शांत रहते थे, तो बाद में गुरुजी ने डंडा लाना बंद कर दिया और बच्चे ऐसे ही शांत थे। 2, 4, 5 दिन हुए तो बच्चों को पता लग गया कि अब गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अचानक से गुरुजी वापस डंडा लाके रखते हैं तो बच्चों को लगता है कि आज माहौल क्या है, चेंज है, आज कुटाई हो सकती है, तो बच्चे वैसे ही वापस रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये कई जगह होता है, जैसे स्वतः पुनर्लाभ, स्व प्रकटीकरण। अभी आपको है ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसके अगली जो यूनिट लेंगे बाल विकास, उसमें आपको पता लगेगा कि जैसे आदमी कब से समझना शुरू होता है। आपको पता है बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, तब उसको गंध का पता ही नहीं चलता है, स्मेल होती है ना, उसका पता ही नहीं, महीने भर तो बस नील बटस। फिर धीरे धीरे उसको स्मेल का पता लगता है। तो लाड लो ये, अब आप है ना देखो कुदरत का कितना करिश्मा। मान लो यदि, और बाद में भी धीरे धीरे उसको पता लगता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नहीं अचानक से ही। तो बच्चा जब छोटा रहता है उसको स्मेल का पता नहीं चलता, उसका स्मेल को लेकर के इतनी तेज नहीं होता, ठीक है। तो ये भगवान ने कितना सही सिस्टम किया, वरना सोचो वो छोटा रहता है, वो कितनी बार कपड़े गीले करता है, ऐसे बेचारे को खुद को बदबू आए तो वो खुद से ही परेशान हो जाए। समझ आई बात? उसको कुछ पता ही नहीं, वो मस्त पड़ा रहता है। अब जब तक पता लगने लगता है तब तक बड़ा हो जाता है। समझ में आई बात? और एक टाइम इतना रहता है, अब मीनाक्षी को पता है ये भाणजान मोटी करे, एक जो शक्लों क्लियर है, प्रैक्टिकल है। तो और एक चीज बताऊं, वो शुरू में गुस्से में और मतलब ये जो खुशी होती है, इन चीजों में डिफरेंस नहीं करता है। जन थे देखना वो हप करे तो यहाँ से, स्माइल दो तो यहाँ से, थानिया लाग बिन की ठाई को नहीं, मतलब कि वो कहीं गुस्सो कर रही हो, डांट रही हो, तारीफ कर रही हो, मामलो कहीं चाल रही, मतलब वो एक्सप्रेशन है वो नहीं करता। लेकिन जैसे 5-6 महीने का होता है ना, फिर वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन हो जाता है कि ये ऐसे गुस्से में। उसके बाद देखना आप थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, आप उसको गुस्से से कुछ बोलते तब तक रोने लग जाता है, फिर आपको अपने एक्सप्रेशन चेंज करने पड़ते हैं जल्दी से। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से होता है। तो मालिक ने सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्या किए, इंसान के अंदर डाली। अब आपको पता है सांपों में ऐसा सिस्टम होता है कि वो गर्मियों में जब जहाँ गर्म मौसम में रहते हैं वहां पर जाते हैं, और जब ठंडे मौसम में रहते हैं तो उनका प्रजनन का जो मेल फीमेल है वो चेंजेज हो जाता है। मतलब गर्म प्रदेशों में रहे या गर्म जगहों पर होते हैं तो नर ज्यादा पैदा होंगे, मादा कम पैदा होगी, ऐसा सिस्टम होता है। अब सोचो यदि भगवान ऐसा जेन अपने इंसानों में डाल देता तो अनर्थ हो जाता। लाड समझ आई बात? तो मालिक ने बड़ा सोच समझ के बनाया। लाड लो आप लिखो, इसमें लिखो, देखो विलोपन के बाद, घंटी बजी, यह स्वाभाविक उद्दीपक विलोपन के बाद यदि अचानक से अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रकट किया जाए, विलोपन के बाद यदि अचानक से अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रकट किया जाए तो प्राणी पुनः अस्वाभाविक अनुक्रिया दोहराता है। पुनः अस्वाभाविक अनुक्रिया दोहराता है। अस्वाभाविक अनुक्रिया दोहराता है। अनुक्रिया दोहराता है, ठीक है। इसे ही स्व प्रकटीकरण कहते हैं। इसे ही स्व प्रकटीकरण। एक मैंने करेक्शन करवाई थी, वो कर ली ना आपने? उत्सर्जित अनुक्रिया में बीएपी स्किनर करवाया था। आज मैं 2-2 के जोड़े लिखाता हूं, वो 2-2 के जोड़े ध्यान रखना। मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो यहां पे मैं लिखता हूं। अब इसके आगे एक ऐसे बॉक्स बनाना, मतलब एक चीज लिखना, वो बॉक्स में डाल देना, पॉइंट लगाना ऐसे। पहला पॉइंट इसमें लिखो उत्तेजित अनुक्रिया, और नीचे है आपकी उत्सर्जित अनुक्रिया।
उत्सर्जित अनुक्रिया। जो चीज कंफ्यूज करती है वो एक जगह लिखनी है, थॉर्नडाइक, और ये है आपका बीएफ स्किनर। नंबर 2 साधनात्मक अनुबंधन। और एक होता है आपका परंपरागत ओब्लिक शास्त्रीय अनुबंधन। तो साधनात्मक अनुबंधन है ये बीएफ स्किनर का है, जबकि अपन अभी अभी पढ़ के आए हैं शास्त्रीय अनुबंधन परंपरागत अनुबंधन है वो किसका है, आईपी नंबर 3 उत्तेजित अनुक्रिया उत्तेजित अनुक्रिया है वो किसकी है, थॉर्नडाइक की। जबकि अनुकूलित अनुक्रिया, तो अनुकूलन कहां हो रहा था, आईपी पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया और इसको संबंध प्रतिक्रिया भी कहते हैं। संबंध प्रतिक्रिया मतलब एक बार संबंध स्थापित हो गया उसके बाद में जो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, मतलब जो प्रतिक्रिया हो रही है ना घंटी बजाते ही, वो संबंध प्रतिक्रिया। ये किसका है, आईपी पावलोव। ये तीनों पॉइंटों को ऐसे ध्यान में रखें, ठीक है। कल थोड़ा बहुत और बचा है इसका पार्ट आईपी पावलोव वाला, वो अपन पूरा करेंगे। अभी थोड़ा बहुत रिपीट मार देते हैं।